बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट पेश हो गया है और बजट पेश हो जाने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला जारी है। एक दिन में 3000 पॉइंट्स की हमने तेजी देखी और 73,000 के लेवल से उठकर यकदम 76,000 के लेवल पर हमें इंडेक्स चला गया। ये जबरदस्त तेजी क्यों थी? जी हाँ, इस वजह से थी कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफा नहीं किया गया। सीजीटी की शरह में इजाफा नहीं किया, 15% पे उसको कायम रखा, जिसकी वजह से मार्केट पर जबरदस्त तेजी का इम्पैक्ट आया और रिकॉर्ड बन गया 3000 पॉइंट्स का दौरान ट्रेडिंग। तो सेंटिमेंट्स यकदम पॉजिटिव हो गए फाइनेंसर्स के, जो बजट से पहले बहुत ज़्यादा वीक थे और मार्केट मुसलसल रेड जोन में ट्रेड हो रही थी। ताहम अब स्टॉक मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं और ये रिकॉर्ड का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब बजट कैसा आया? बजट सनतकारों ने तो मुस्तरद कर दिया। कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 3.5 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस आयद किए गए हैं, इससे अब सनतों का चलना मुश्किल होगा, महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। इसी को कंटिन्यू किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बजट को सनतों का दुश्मन करार दे दिया। महंगाई का नया तूफान बरपा होगा, जब आमदनी नहीं होगी तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी यही रुझान देखने में आया कि वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसमें एक्सपोर्ट के लिए वो रिलीफ नहीं दिया जिस रिलीफ की तवक्को थी। बहरहाल नए टैक्सेस जो आयद किए गए 3.5 अरब रुपए के, ये तारीख में पहली दफ़ा देखे गए। इस हवाले से जो सनतकार हैं उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। आप समझते हैं कि ये आवाम फ्रेंडली बजट है? तो वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो ढकी छुपी हैं, तो हुकूमत को चाहिए था कि ये बजट खुला टुल्ला बताते कि आवाम को क्या रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं। मुझे ये लग रहा है जैसे आवाम को आने वाले दिनों में और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कारोबारी फ्रेंडली बजट नहीं है। ये सख्त बजट है जो कि एक्सपेक्टेड था, और 3.5 अरब रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। जहां हम 9,000 भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने पाकिस्तान की तारीख में कलेक्ट किया, वो भी जो है ना 20% ज़्यादा था पिछले साल से। अब इसका मतलब अगर 2 साल के अंदर आप उसको डबल करना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी हाई एंड एम्बिशियस टारगेट। जो बजट दिया गया है ये हमें आवाम दोस्त नज़र नहीं आ रहा, ताजिर दोस्त भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 40% टैक्स लगाया गया। 40% टैक्स के सेक्टर्स में ढूंढने हैं, ये उन्होंने बताया कुछ नहीं है। उसको हम देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमें किस जगह पर एहतजाज करना है, क्योंकि ये हमें एहतजाज करना पड़ेगा। कराची को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, कराची इनके लिए कमाता है और ये सौतेला वाला सलूक हमारे साथ हमेशा करते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही बड़ा एक समझ लें कि एक नया बम गिरा है। आप देखें कि 38 to 40% जो है इन्होंने बजट का हुजम, जो टैक्सेशन का हुजम बढ़ाया है। आप $1 बिलियन के लिए कशकोल लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो जो लोग 9-10 अरब रुपए की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको आपने बात की नेशनल नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाने की और फाइनल टैक्स रिजीम ख़त्म करने की, तो इसको मैं कंडेम करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ कि उसको रिविजिट करें और उसको रिवाइव करें जो था। सनतकारों के बयानात आपने सुन लिए। बजट के हवाले से अभी भी बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार है। उनका यही कहना है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं है। इसमें जितने टैक्सेस लगे हैं इससे पहले कभी नहीं लगे। 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट पेश हुआ, उसमें 12,000 अरब रुपए के जो टैक्सेस का जो कलेक्शन का टारगेट है वो रखा गया है। 3.5 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को इस दफ़ा फिर रिलीफ दिया है। IT सेक्टर को प्रमोट किया गया है। इसके अलावा तालीम, सेहत, खुराक के हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए भी ऐलान नहीं हुआ। सूद की अदायगियों के लिए तकरीबन 9,500 अरब से ज़ायद का हजम रखा गया है। यानी 18,000 अरब रुपए का जो बजट पेश हुआ है उसमें तकरीबन 9.5 पौने 10,000 अरब रुपए सूद की अदायगियों में चले जाएंगे। उसके बाद जो टैक्सेस का जो टारगेट रखा है उसका बड़ा हिस्सा सूबों को मुंतकिल हो जाएगा। यानी वफाक फिर से हम माइनस से शुरू करेगा, जेब में पैसे नहीं है और किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। इन्हीं तमाम पॉइंट्स को हम अपने अपकमिंग सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे। खास तौर पे टैक्स स्लैब्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जिशान बड़चन, साबिक सदर कराची टैक्स बार। बहुत शुक्रिया जिशान साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। बजट के अंदर 3,500 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद कर दिए गए। सनतकारों ने तो मुस्तरद कर दिया बजट को, ताजरों ने भी मुस्तरद कर दिया। अवाम दोस्त बजट तो उसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। जो नए टैक्सेस आयद किए हैं, जरा उसकी क्या तफसीलात हैं? आपने तो बड़ा गहरा मुताल्ला किया इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये नए टैक्सेस हैं। सही, मैं ये कहूँगा कि ये जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया गया है। इस पूरे बजट में कोई नया टैक्स मुझे नजर नहीं आता।
इस पूरे बजट में कोई ऐसी मुझे राह नजर नहीं आई कि कोई हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। इस पूरे बजट में मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि जहां से मुझे पॉलिसी फ्रेमवर्क नजर आए। इस पूरे बजट में मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दावा किया था इकोनॉमिक सर्वे वाले दिन कि इनफ इज इनफ, एवरीबॉडी हैज टू पे टैक्स नाउ। तो मैंने ज़राअत पे कोई टैक्स नहीं देखा, मैंने ट्रेडर्स पे कोई टैक्स नहीं देखा। हाँ, मैंने आपकी और मेरी तनख्वाहों पे टैक्स को बढ़ते हुए देखा है। मैंने एक इंडिविजुअल जो कारोबार करता है उसके टैक्स रेट को 35 से 45% पे जाते हुए देखा है। मैंने एक्सपोर्टर जो 1% टैक्स देता था उसको 45% टैक्स पे जाते हुए देखा है। मैंने वो इदारे जो पहले टैक्स में नहीं थे उनकी इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स लगते हुए देखा है। मैंने वो लोग जो पहले जीरो रेटेड थे और उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं थी उनके ऊपर टैक्स लगते हुए देखा है। तो मैंने उन तमाम लोगों को जो आपके सिस्टम में आज मौजूद हैं जी, उन्हीं के ऊपर टैक्स लगते हुए देखा है। यानी मैंने नया टैक्स इस बजट में जागीरदार, वडेरे को, अशराफिया को फिर से रिलीफ मिल गया है। तो आप ये क्यों कहते हैं कि रिलीफ मिल गया है? ये तो उनका हक है। ये तो टैक्स तो देता है कि एक आम आदमी, टैक्स तो देता है एक तनख्वाहदार इंसान जो कि मजबूर होता है क्योंकि उसकी तनख्वाह से टैक्स कट के मिलता है। टैक्स तो देता है एक वो बंदा कि जिसकी बुनियादी चीजों पे से टैक्स लग रहा है और वो सेल्स टैक्स की मद में भी दे रहा है, वो इनकम टैक्स की मद में भी दे रहा है, वो जमीन खरीदता है तो भी टैक्स देता है, वो जमीन बेचता है तो भी टैक्स देता है। मसला ये है कि ये तो वो लोग हैं कि जो आपके सिस्टम में मौजूद है। लंगड़ा लूला टैक्स बेस कहता हूं मैं इसे कि हमारे मुल्क में 40 लाख लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं और उन्हीं से मजीद टैक्स लेने की जो है वो इस वक्त बजट में जो है उन्होंने तजावीज पेश की। हमने सुना था कि नॉन फाइलर्स को जो है उनको सिस्टम में लाने के लिए एक बड़ा अच्छा एक राह दिखाई जाएगी इस बजट में और एक बड़ा अच्छा प्लान दिया जाएगा। मुझे नजर नहीं है। जिशान साहब ये बताएं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी जो स्लैब थी वो बरकरार रखी गई है 6 लाख पे, लेकिन क्या इसकी शरह में इजाफा कर दिया गया है टैक्स लगाकर? रद्दो बदल कर दिया है। जो 6 लाख से ऊपर 12 लाख तक पहले 2.5% था वो 5% हो गया। इस तरह से फर्क ये पड़ेगा कि 15,000 से 2,70,000 रुपए सालाना ये फर्क पड़ेगा सैलरी क्लास के ऊपर। जो हाईएस्ट सैलरी पे 2,70,000 रुपए टैक्स बढ़ जाएगा। पहले 60 लाख रुपए के ऊपर 35% लगता था, अब 41 लाख रुपए के ऊपर 35% लगेगा। तो मसला ये है कि आपने उन्हीं लोगों को पीसा है जो ऑलरेडी पिस के तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या है जो एक्सपोर्टर इस तरह इस्तेमाल करेंगे? अगर हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट शदीद मुतासर हो जाएगी। असल में देखें, एक्सपोर्टर के ऊपर पहले जो है वो जो भी पाकिस्तान में डॉलर आते थे जी, वो डॉलर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट होता था और उस पर 1% टैक्स लिया जाता था जो कि फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी था। अब किया यह है कि 1% तो वैसे ही लगेगा जी, लेकिन अब वो 1% जो है वो मिनिमम टैक्स हो गया, यानी वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद उनको अपनी एक्सपोर्ट का और परचेज का हिसाब किताब देने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। अगर वो इनकम टैक्स स्लैब में उनका 29 कंपनी है तो 29% और अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसे वेरियस स्लैब्स यानी हाईएस्ट ब्रैकेट है उसका 45%। तो वो 45% इनकम टैक्स भी देगा, 10% सुपर टैक्स भी देगा और 55% 100 रुपए कमाने के बाद 55 रुपए गवर्नमेंट को देगा और 45 रुपए अपने घर में लेके जाएगा। यानी जिशान साहब जो डॉलर आ रहे हैं उस पर 1% टैक्स के अलावा वो सुपर टैक्स भी देगा, वो इनकम टैक्स भी देगा, तो फिर वो एक्सपोर्ट करे क्यों? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो एक्सपोर्ट करे क्यों। होगा ये कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा जनाब। लोग यहाँ से पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज को बंद करेंगे और वो ऐसे ममालिक में जाएंगे कि जहाँ पे टैक्स रेट या तो नहीं है या कम है और उनको फैसिलिटीज भी मिलेंगी और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं जी। बिजली भी खरीदनी पड़ती है, पानी भी खरीदना पड़ता है, सिक्योरिटी भी खरीदनी पड़ती है, हेल्थ भी खरीदना पड़ता है और उसके बाद सेल्स टैक्स जब हम नॉर्मल रोजमर्रा की अशिया खरीदने जाते हैं जिसमें कपड़े हैं,
जिसमें लेदर गारमेंट, लेदर गुड्स है, अब वो भी महंगे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये सब चीजों का बोझ हमें ही बर्दाश्त करना है। वो वही लोग बर्दाश्त करेंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। इस पूरे बजट में अगर मुझे कोई एक अच्छी चीज नजर आई है तो विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स बढ़ते हुए नजर आए। और वो विदहोल्डिंग विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट खुद कलेक्ट नहीं करती, वो हम मेरे और आप जैसे लोग कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं बिल्कुल। और हम ही लोगों के ऊपर फिर पेनल्टी भी लगती है क्योंकि देर से जमा कराया, हम ही लोगों के ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता है क्योंकि देर से जमा कराया, हम ही लोगों का ऑडिट भी होता है। और वो जो नॉन फाइलर जैसी एक सेक्रेट काव है, जो जिसको मैं कहता हूँ अशराफिया से भी कोई बहुत बड़ी चीज है, ना उसका ऑडिट होता है, ना उसकी पेनल्टी होती है, ना उसका मोबाइल बंद होगा, ना उसको जो है ट्रैवलिंग पे कोई मसला होगा, क्योंकि ये तो उन लोगों के लिए जो टैक्स दे रहे हैं और अब टैक्स नहीं दे रहे, या अगर उनको अब वो टैक्स सिस्टम से निकल जाए तो उनके ऊपर ये मोबाइल भी बंद हो जाएगा, उन्हीं का जो है वो ट्रैवलिंग भी बंद हो जाएगी, उन्हीं का जो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस के मीटर आप काट देंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो सिस्टम में। अच्छा जीशान साहब, जीएसटी की शरह में इजाफा नहीं किया, लेकिन मखसूस अशिया पर जीएसटी 18% से इंक्रीज करके 19% कर दिए, इसकी क्या तफसीलात है? देखिए, जीएसटी का बुनियादी रेट तो वही रखा है 18%। जी। लेकिन जैसे फर्टिलाइजर जो है वो रिटेल स्टेज पे ले गए, पहले कम था उसका रेट। जो आप जो वो बनाएंगे फीड, कैटल फीड और पोल्ट्री फीड, वो 0 था, उसको 10% पे ले गए। फिर जो स्टेशनरी आइटम्स हैं वो 0 रेट थे, उसको 18% पे ले गए। तो ये जरूर हुआ है कि अब हर चीज नॉर्मल जो कंजम्पशन की है वो महंगी हो जाए। तो जो गवर्नमेंट के दावे हैं कि ये इन्फ्लेशन 12% पे रहेगा या इससे नीचे वो सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं, वो दावे ही रह जाएंगे, वो हकीकत नहीं बन सकता। क्योंकि इसके बाद महंगाई मुझे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि जो भी ये टैक्सेस लगे हैं या जो भी ये नए जो इन्होंने टैक्स रेट्स में इजाफा किया है वो पास ऑन हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है, मेरे और आप में से होंगे वो लोग, वही इसका बोझ उठाएंगे। और हमारी टेक होम सैलरी वैसे ही कम हो गई है, हमारा टेक होम बिजनेस प्रॉफिट वैसे ही कम हो गया है। उसके बाद ये सेल्स टैक्स भी लग जाएंगे, 15 से 18% हो गया है कपड़ों पे और लेदर पे, तो वो 3% अलग बढ़ जाएगा। तो अल्लाह ही हम पे खैर करे और अल्लाह ही हम पे करम करे। पेट्रोल पे हम 20 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल 20 जनाब पेट्रोल भी बढ़ेगा। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है पेट्रोल जब बढ़ता है तो क्या होता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उससे इकोनॉमी तो कम से कम नहीं चलती। मतलब इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे आने वाले दिनों में, और फिर इंटरेस्ट रेट दोबारा से इंक्रीज करना पड़ेगा। जी जनाब। अच्छा जीशान साहब, ये बताएं कि आईटी सेक्टर को फोकस किया गया है इस बजट में, लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए कोई बड़ी स्कीम तो लॉन्च नहीं की है। फ्रीलांसर्स के लिए आज तक कौन सी स्कीम लॉन्च की है हमने? तो फिर हम आईटी एक्सपोर्ट को कैसे $5 अरब से तजावुज करेंगे? किस तरीके से हम आईटी सेक्टर को बढ़ाएंगे? जब तक कोई आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इस सेक्टर में। आज मुझे बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आ रहा है जी। क्या हमारे लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी हुई है? क्या हमारे लोगों को ये नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बारे में समझाया जा रहा है, या हमारे लोगों को ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है? साइलोज में, हर छोटी छोटी पॉकेट्स में जरूर काम हो रहा है, लेकिन वो मुल्क जो ये कह रहा है कि हमें 5 नहीं 10 नहीं 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है आईटी की, वहां तो एक रेवोल्यूशन की जरूरत है ना। वहां तो एक फोकस होना चाहिए कि भाई ये आईटी जो है स्कूलों से पढ़ाई जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा एक सब्जेक्ट की तरह से पढ़ाया जाएगा। मुझे तो ऐसी कोई चीज इस बजट में कम से कम नजर नहीं आई। इस बजट में मुझे फोकस कम नजर आया, इस बजट में मुझे पॉलिसी का फुकदान नजर आया, इस बजट में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि एफपीआर को ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात कर रहे हैं, डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, चलाना तो उसे फिर एक इंसान नहीं है, जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कैसे होगा? आपने जो है एग्जेम्पशंस को खत्म करने की बात की है। एग्जेम्पशंस किसके ऊपर खत्म करने की बात की है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जी। एग्जेम्पशंस पे खत्म करने की बात की है जो ऑलरेडी एडवांस टैक्स डे 1 पे दे देते हैं। सवाल ये है कि आपकी क्या सोच, क्या ये सोच? स्टॉक एक्सचेंज को इस बजट में बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, तभी स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बना रही है। तो सीजीटी को तो 50% पे बरकरार रखा है ना।
सीजीटी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। ये चीज हमें समझनी होगी कि ये 100% डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। ये जो लोग टैक्स पे करके अपना इनकम पे इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी टैक्स्ड मनी है, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में जो है आपका ब्लैक मनी इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये चीज को समझना जरूरी है कि ये जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है ये 100% डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट है और ये रेगुलेटेड है। इसको भी जो इसके जो होल्डिंग पीरियड था, अब उसके होल्डिंग पीरियड को खत्म करके फ्लैट 15% करने की तजवीज है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स। तो 15% तो कर दिया आपने, बढ़ा तो दिया यहाँ पे भी रेट, लेकिन सवाल ये है कि यही उन्हीं चीजों पे बढ़ाया गया है जिसपे ऑलरेडी जो है लोग टैक्स दे रहे हैं। अच्छा जिशान साहब, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसपे सबसे ज्यादा टैक्सों की भरमार हुई है इस बजट में? आखिर में ये बता दें। सभी सेक्टर्स पे भरमार है जो टैक्स दे रहे थे। नंबर 1 पोजीशन पे किसको रखेंगे? रियल एस्टेट सेक्टर को रखेंगे, एक्सपोर्ट को रखेंगे, सबसे एक्सपोर्ट को रखेंगे। उसके बाद अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूं तो रियल एस्टेट सेक्टर में कितने टैक्सेस ऐड किए गए हैं? रियल एस्टेट सेक्टर पे उन्होंने अब एडवांस टैक्स को बढ़ा दिया है, 3%, 3.5% और 4%। वही एक लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराया है, जहां पे 6% और 7% और 8% हो जाएगा, और उसी जगह पे जो नॉन फाइलर है उसका 12% और 16% और 20% टैक्स हो गया। तो नॉन फाइलर के लिए टैक्स यकीनन बढ़ गया है, लेकिन लेट फाइलर के लिए भी अब टैक्स बढ़ गया है। जो लोग अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं करेंगे और वो प्रॉपर्टी की परचेज या सेल करते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा हो। आपको लगता है कि माली साल के खत्म तक हम अपना ये टैक्स टारगेट अचीव कर लेंगे जो इन्होंने रखा है इस बजट में? जनाब, अंग्रेजी के दो अल्फाबेट हैं, एन और ओ। मैं पहले भी किसी चैनल पे ये चीज कह चुका हूँ, बिग नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके के अहदाफ रखे हैं ये ओवर एम्बिशियस टारगेट्स हैं। इनको ओवर एम्बिशियस टारगेट्स कहा जाता है। 40% कैसे करेंगे जब आपकी ग्रोथ रेट जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं 3.6 कैसे कीजिएगा? नामुमकिन सी बात है। जो फैक्टर इन था वो 23% था, इस दफा जो आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर रहे हैं वो 12% है। नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया जिशान मर्चेंट, आपने अपना कीमती वक्त दिया। टैक्सों की भरमार तो कर दी है, लेकिन हमारे मुल्क की ग्रोथ नहीं है। एदाद शुमार जो सामने रखे हैं सरकार ने जीडीपी के, वो अलग है, और ग्राउंड रियलिटी में जो हालात और मामलात हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। तो जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी, जब तक हमारी इनकम नहीं होगी, हम टैक्स नहीं दे सकते। इतना बड़ा टैक्स का हजम जो लादा गया है उन लोगों पर जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, ये सरासर ज्यादती है। नामुमकिन है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी इस टैक्स सर्कल में रहते हुए, और नामुमकिन है कि यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर अब कारोबार करेगा। हालात ऐसे ही लगते हैं। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है प्रोग्राम में। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शब्बीर हसन मंशा, चेयरमैन है पाक चाइना बिजनेस काउंसिल के। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट को आप किस जाविये से देखते हैं? बजट में तो हमें सच अभी तफसीलात काफ़ी सारी अब आ गई हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही हैं वो ताजर दोस्त या इकनॉमिक ड्रिवन इस तरह तो नज़र नहीं आ रहा जिस तरह के होना चाहिए। ये IMF का बजट देखते हैं कि IMF चाहते थे कि टैक्सों के बोझ का इजाफा किया जाए, और वही चीज़ अपेरेंटली नज़र आ रही है इस वक्त। शब्बीर साहब, एक्सपोर्टर पे टैक्सों की भरमार कर दी है। एक्सपोर्टर अब इनकम पे भी अपना टैक्स देंगे, इसके अलावा सुपर टैक्स भी देंगे। तो किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट के टारगेट अचीव करेंगे? $33 अरब का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है इस बजट में। गुज़िश्ता बजट में हमने जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था $30 अरब, वो भी हम अचीव नहीं कर पाए थे। अब किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? वाकई ये बड़ी तशवीश वाली बात है कि जो हमारे FPR का मोटर्स ऑफ ऑपरेंडी रहा है, जो हमेशा से FPR जिस निज़ाम से चलती रही है, अब वो ही तमाम लोग ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे कि जी के उसको रेगुलर टैक्सेशन में आ जाएंगे, और उनको हर चीज़ का ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ऑडिट करवाने का फिर यहाँ पे विदहोल्डिंग के मसाइल। तो ये ऑलरेडी बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। एक्सपोर्टर पहले ही इस चीज़ पे कंफर्टेबल नहीं फील करता, और उसके बाद जो FPR की खबरें दूसरे मामलात में भी, लाहौर से भी और रिफंड्स के मामलात में भी आती रही, तो वो बड़ा ही मुश्किल हालात हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो बिलखुसूस इससे रिलेटेड है एक्सपोर्ट की, और जो नॉर्मल रिजीम में जाएगा, और जो टैक्सेशन इंपोर्ट स्टेज पे या रेमिटेंस स्टेज पे ऑलरेडी लगा ली जाती है, उसको मिनिमम टैक्स कर दिया जाएगा।
लिए काफ़ी सारी मुश्किलात हम फेस करें। इसके अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद इत्तलात आ रही हैं कि एक्सपोर्ट से मुतालिक वो बड़े हैरानकुन है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक स्कीम आई थी, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन स्कीम। जी उस एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के अंदर आमतौर पे ड्यूटी फ्री, सेल टैक्स फ्री, बड़ी अच्छी स्कीम थी जिसके मुताबिक रॉ मटेरियल को मंगा के एक्सपोर्टर को बेचा जा सकता था जी और वो बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम थी। अब उसके अंदर भी सुन रहे हैं कि कुछ एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर ली गई हैं उसकी तरफ से, एफबीआर की तरफ से, और सेल टैक्स उन पर लागू कर दिया गया। फिर क्या यही दोबारा से एक्सपोर्टर को जब बेचा जाएगा पहले सेल टैक्स लगाया जाएगा, फिर रिफंड लगाया जाएगा, और ये इसी निज़ाम में चलते रहेंगे। और फिर रिफंड का निज़ाम का आपको मुश्किलात का अंदाज़ा है कि यहाँ एक्सपोर्टर्स को किन किन मुश्किलात से और किस किस्म के ऑडिट वगैरह से गुजरना पड़ता है। तो ये इन चीज़ों की ज़रूरत हमें समझ नहीं आती, क्योंकि एक माल है जो कि ऑलरेडी EFS के तहत आता है, और EFS के तहत माल आने का स्पेशली है ही वो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए। तो उस पर अगर ये विड्रॉ कर ली जाएंगी एग्जेम्पशंस तो बड़ी मुश्किलात हम देखते हैं। यानी इस बजट के अंदर फेडरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर चैम्बर्स की तजावीज़ को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी गई। हमारा तो ये ख्याल है कि यहाँ पे तजावीज़ तो सिर्फ IMF की थी कि टैक्सेशन बढ़ाने के कौन कौन से ज़राए होने चाहिए, और एक बहुत बड़ा अलमिया जो हम देख रहे हैं तकरीबन 13,000 अरब के करीब की रेवेन्यू कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। 13,000 अरब में से जो मुल्क 7,500 अरब के करीब सिर्फ और सिर्फ सूबों में बांट देगा, और उसके बाद 10,000 अरब के करीब अगर हम लोग सूद की मद की अदायगी में इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास क्या फिस्कल स्पेस बचती है हुकूमत के पास भी, और उसके इतने भरमार टैक्सेस की। हालांकि एक तरफ तो हम ये इस चीज़ से परेशान हैं कि जी कि ये तकरीबन 40% टैक्सों में इजाफा किया गया है, जो पहले भी हमारा टारगेट पूरा नहीं हो सका, और अब कैसे पूरा होगा। और अगर वो वहाँ एक तरफ वो टैक्सेस पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जी इतना साथ में बजट में हम रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करने के बाद हम आखिर किस तरह से ये मामला को चला सकेंगे। मेरी समझ में ये बात अभी तक तो नहीं हो। यानी आप ये समझते हैं कि इस बजट के बाद जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स हैं, यानी जो बड़ी सनतों की कारकर्दगी है, वो इंतहाई मुतासर हो जाएगी। जब लोगों की इनकम नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकेगा, महंगाई का नया तूफान सामने खड़ा है, बेरोजगारी की शरह में इजाफा होगा, GDP का जो तखमीना रखा है सामने लोगों ने हदफ के तौर पर, वो भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत मुतालिका सवाल है आपका कि एक्चुअली आम तौर पे नज़रिया यही होता है कि इंसान कारोबार करता है, और जब वो कारोबार करता है तो उससे उसको आमदन होती है, आमदन होती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, और ये बेसिकली टैक्स ड्रिवन बजट है। हालांकि हम समझते हैं कि इकोनॉमिक ड्रिवन हो, लोगों को ज़्यादा आमदन हो, हुकूमत को ज़्यादा टैक्स आए। किसी आदमी की अगर ज़्यादा तनख्वाह होगी तो उसको ज़्यादा टैक्स भरने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ओरिजिनल टैक्स में से या ओरिजिनल तनख्वाह में से अगर पैसे कट जाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं मामला। तो हम यही चीज़ को एसेस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ड्रिवन होना चाहिए था, ना कि जो है ना वो टैक्स ड्रिवन है। और IMF की पॉलिसी जो हमारे ज़ाहिरी तौर पे हमेशा से रही है कि उनको अपने पैसों से मतलब है, उनको इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर, उनको लोगों की फैसिलिटेशन के अंदर, उनको उसके साथ कि लोगों को क्या फ़वाइद हैं या क्या नुकसान हैं उसका अंदाज़ा नहीं होता है, या उनको उससे कोई गर्ज नहीं होती है। तो ये मामला इस लिहाज से काफ़ी सीरियस हो रहे हैं। शब्बीर साहब, जब लोकल इन्वेस्टर ही खुश नहीं होगा, लोकल फाइनेंसर मुश्किलात को फेस करेगा, तो फिर FDI कैसे आएगी मुल्क में, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा मुल्क में? ये बिल्कुल आपका सही सवाल है, क्योंकि सबसे पहले तो मकामी तौर पे कोई घर से कन्विंस होता है और फिर उसको उस कारोबार में फ़ायदे होते हैं तो फिर वो आता है। बाहर का इन्वेस्टर तो सिर्फ उसी तरह सूरत में आता है कि वो लुक्रेटिव होता है, और शायद जितने की इन्वेस्टमेंट करता है उससे ज़्यादा तो वो नफ़े की सूरत में बाहर ले जाता है। तो बेस्ट चीज़ तो ये है कि मकामी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिया जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जी EFS की स्कीम में अभी 2 साल हुआ है, ये EFS की स्कीम लॉन्च हुई है, और इस साल लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा परमिशंस लेने की है। अब एक्सपोर्ट की पॉलिसी बूस्ट होना शुरू हुई है, और उसके साथ ही फिर FBR ने एक नई पॉलिसी दे दी है कि आप सेल टैक्स यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से लेंगे। एक तरफ कस्टम्स का FBR का है इदारा, वो चाहता है कि टैक्सेस में फैसिलिटेट किया जाए और उसके साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, और दूसरी तरफ ये सेल टैक्स वाले हैं वही चाहते हैं कि ये किया जाए। आपस में ही इनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, और ये पॉलिसी क्या दे रहे हैं और कुछ अर्सा पहले क्या दे रहे थे, यही अलमिया हम हमेशा से इसके
हमेशा से हम दरख्वास्त करते आए कि हमारे को स्टेट की पॉलिसी दी जाए और हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, या हुकूमती पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, या हर सालाना पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके अंदर हमें पता हो कि आइंदा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल आखिर हमने मुल्क किस तरीके से चलाना है। रियल स्टेट के सिमिलर इशूज़ हैं, दूसरी चीज़ों के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो भी सिमिलर इशूज़ हैं। हमारे को बराए मेहरबानी सिर्फ वो पॉलिसी दी जाए जो रियासत की पॉलिसी, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो पॉलिसीज जो कि SIFC की है। SIFC ने जो एक निज़ाम, एक ब्रिज बनाया है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान, वो एक बहुत खूबसूरत इंतजाम बनाया है कि यार कि इन हालात में इसको किस तरीके से इस मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सूबाई डोमेन में आ जाती थी और बहुत सारी आती है वफाकी डोमेन में। लेकिन चूंकि काम को चलने की ज़रूरत है और जो उन्होंने सेक्टर चूज़ किए हैं उन सेक्टरों पे ज़्यादा काम होने की शदीद ज़रूरत है, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़वाइद होंगे। लेकिन आई होप कि जो पॉलिसी दी जाती है फिर वो कंटिन्यू भी की जाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उसी स्पिरिट के साथ हो। और अभी हमने ताज़ी मिसाल देख ली कि यही हुकूमत है EFS को सपोर्ट कर रही है और यही हुकूमत में अब ये दूसरा पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है सेल टैक्स के मुतालिक, वही एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ ये जो अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाना और दूसरे मसाइल में उलझाना एक्सपोर्टर को, पता नहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव है या ये पॉलिसी है, हमारी समझ में नहीं आ रही। समझ सब हालत आ रही है मामला। शबीर मंच, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ समसम, चेयरमैन आबाद है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी टैक्सों की भरमार हुई है। एक्सपोर्टर्स के बाद रियल एस्टेट सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा टैक्सेस आयद किए गए हैं। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर जबू वाली की जानिब तो पहले से गामजन था, अब मजीद इस पर टैक्सेस आयद कर दिए। मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? हम तो जो अभी देख रहे हैं इसको हमने कल इसका तज्जिया किया, वरना तो फौरी रिएक्ट तो हमने ये किया था कि हमने मुस्तरद किया था, मुस्तरद करते हैं। और हम इसलिए भी मुस्तरद करते हैं कि वो बजट जिसमें ना मुशावरत हो, ना सेक्टर के लोगों को शामिल किया गया हो, ना हमें पूछा गया हो, उसकी अहमियत हमारे लिए, मैं समझता हूँ ठीक है, बाई फोर्स बाई पावर अगर उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं करें, लेकिन एक कारोबारी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, बीइंग अ चेयरमैन आबाद, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती की इन्होंने। और ये सेक्टर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, मैं कहता हूँ हमेशा जितना भी आपका रेमिटेंस आता है उसका 40% हमारे सेक्टर में आता है। अच्छा शबीर साहब, अब आबाद वालों ने भी इस बजट को मुस्तरद कर दिया, फेडरेशन ने भी मुस्तरद कर दिया, चैम्बर्स ने भी मुख्तलिफ शहरों के उसको मुस्तरद कर दिया है, तो अब क्या मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, PM के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि अब ये वायबल नहीं हो सकता, इतने टैक्सेस के साथ इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती? कुछ है प्लान आप लोगों के जहन में? यकीनन जी, हमारी सब ट्रेड बॉडीज़ के साथ मुशावरत हो रही है और सारी ट्रेड बॉडीज़ इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हमारे पास मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि फार्मा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगे हैं। तिब्बी एसोसिएशन वालों ने हमसे रब्ता किया है, उनके ऊपर काफ़ी सारी टैक्सेशन का इजाफा किया गया है। फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर जो एक्सपोर्ट करता है उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है। इसी तरह गारमेंट्स के जो सेक्टर है एक्सपोर्ट्स का, उनकी तरफ से तशवीश आ रही है। पोल्ट्री सेक्टर के ऊपर टैक्सेस का इजाफा किया गया है, वो भी शदीद इस चीज़ का शिकार है, परेशानी का। तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये जो निज़ाम में एकदम इतना ज़्यादा टैक्सेशन लगाई गई है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आखिरकार आवाम पे जाएगी और जब ये आवाम पे जाती है तो ये महंगाई का सबब बनती है। तो ये दोनों तरफ से हमारे को कोई इंडस्ट्री की तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा है। दूसरा सेक्टर्स जो कि बड़े सीरियसली इस वक्त चैलेंजेस पाकिस्तान की ट्रेड फेस कर रही है, वो बिलखुसूस बिजली से मुताल्लिक है। हमने ये नहीं कहा था कि हमारे को कोई रिलीफ दिया जाए, हमने तो सिर्फ एक डिमांड की है कि हमारे को रीजनल कंपैरेटिव प्राइसेस से ज्यादा पे दे दी जाए। रैशनलाइजेशन की बात तो की है उन्होंने बजट में कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पे रैशनलाइजेशन का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। जी, जब किया जाएगा तो तब हम देख लेंगे, लेकिन अभी तो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि हमारी इस वक्त जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनमें 7 सेंट के करीब की बिजली की कॉस्ट आती है और वो उसी में एक्सपोर्ट करते हैं, उसी में चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं। और हम लोग 16 सेंट में वही चीज़ सेम हमें दी जा रही है और हमें फोर्स किया जाता है कि इससे कम करने में मुल्क को नुकसान है और उसमें भी हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है। तो तमाम हालात, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारे को 7 सेंट में दे दें, हमें उससे ज़्यादा में दे दें, 9 सेंट की हम बात करते हैं, लेकिन हमारी समझ में ये भी नहीं आ रहा कि हमें उससे महंगी दे के भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? यानी इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो मुकम्मल तौर पे तबाही के धाने पर खड़ा हुआ है। इन शॉर्ट
इस वक्त बहुत सारी शिकायत हैं, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारा जो है ना इनसिक्योरिटी महसूस की जा रही है। और जिस तरह से हमारे पास फीडबैक आ रहा है, तो हम मुमकिन तौर पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके अंदर तमाम ट्रेड बॉडीज और हमारे दोस्त आसिफ भाई और इन सब लोगों को भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो सब मिलके हम लोग हुकूमत से एक साथ बात करें, क्योंकि ये सारी ट्रेड बॉडीज़ ही हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं हम उनके। तो हमारी यही इसमें होगा कि हम हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करें और उसमें जहाँ पे इस्लाहत हो सकती है वो करें। हमारे तो असल गुजारिश तो यही थी कि टैक्स की ब्रॉडनिंग हुई चाहिए, लेकिन ये जितने भी टैक्सेस लगे हैं वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों पे लगे हैं जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो एक चीज़ है ये नॉन फाइलर वाली, हम तो इस चीज़ को हमेशा से ये समझते हैं नॉन फाइलर की इस्तेलाह होती क्या है, होनी क्यों चाहिए, होनी क्यों चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। नॉन फाइलर आज भी बहुत खुश है, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलीफ दिया है। आसिफ समसम ये मुझे बताएं कि अब तो बजट को आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस की भरमार हो गई है, FET भी लगा दिया, कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया, नॉन फाइलर के लिए CGT को 45% तक ले गए। चले नॉन फाइलर की तो हौसला शिकनी हुई है, लेकिन जो फाइलर हैं, जो ड्यूटी देते हैं, जो टैक्सेस देते हैं, उन पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया। तो अब किस तरीके से आप लोग इस इंडस्ट्री को लेकर चलेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपको एक ये बात बता दूं कि कल के बाद से, यानी कल तक की बात नहीं कर रहा हूं, कल के बाद से हुकूमत अब पाकिस्तान में जिनके पास भी असासे हैं, जिनके पास भी जी असासे हैं, चाहे वो पाकिस्तान बनने के पहले दिन से शुरू हुए थे और आज 75 साल में जो भी जिसने भी असासे बनाए, अब अगर आज वो बेचने जाते हैं, क्योंकि फर्दर डिटेल तो हमारे पास नहीं है डॉक्यूमेंट में जी, लेकिन जो उन्होंने तकरीर की उसके रूह से ये 20% के पार्टनर हैं तमाम आपके असासों के। पाकिस्तान का ये जो बजट है वो ये कह रहे हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तान, क्या आप करने जा रहे हैं? फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, फिर आपने इतना मुश्किल कर दिया इस मुल्क में काम करना। अगर हम इतने ही आइडियल थे या हमारा सेक्टर इतना ही आइडियल था, मैंने बहुत से प्री बजट टीवी शो में कहा कि 800 मिलियन का 1000 गज पे है, खरबों रुपए हम लोकल इंडस्ट्री में, यानी टोटल हमारी अर्निंग का जो पैसे हमारे सेक्टर में आते हैं उसका 70% के। जी बिल्कुल, यानी रियल एस्टेट सेक्टर हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो, इनके ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी शदीद तजब्जुब का शिकार है। बहुत शुक्रिया शबीर मंशा और आसिफ समसम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन अली एहसन। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस बजट में IT सेक्टर को वो रिलीफ नहीं मिल रहा जिसकी आप लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। जी शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त बहुत मायूस हैं, हम गुस्सा भी हैं। हमें काफ़ी कहानियाँ सुनाई गई हैं कि आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपने पाकिस्तान के लिए $25 बिलियन लेके आना है ताकि हम इस एड के कशकोल को छोड़ सकें। और उसके साथ ही जब बजट अनाउंस किया जाता है तो हमारी आसान डिमांड्स, मुश्किल डिमांड्स, सब कुछ साइड पे करके हमें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि हमारे लिए बिजनेस करना और मुश्किल कर लिया जाता है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री ही पाकिस्तान को बचा सकती है, तो कुछ तो हुक्मरानों को भी इस तरह के इशारे दिखाने चाहिए ना कि जी तो हम ये मानते हैं तो आपके लिए ये कर रहे हैं ताकि आप बचा के दें। फ्रीलांसर्स को प्रमोट नहीं किया गया, नए स्टार्टअप के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया गया, तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाएंगे अपने एक्सपोर्ट को? यकीनन ना तो कोई स्किल्स ट्रेनिंग साइट पे कोई काम किया गया है, ना ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर जो लोकल बिजनेसेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए। हम क्यों बाहर के प्रोडक्ट्स खरीद के लोकल इंस्टॉलेशंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं? हमें चाहिए कि जो हमारी काबिल लोकल कंपनीज हैं उनके लिए कोटा मुकर्रर किया जाए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इन गवर्नमेंट के साथ बना के बेहतरीन करके फिर एक्सपोर्ट भी कर सकें। किसी भी लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं नजर आ रही। हमारे जो अकाउंट्स हैं जिनमें डॉलर्स आते हैं उसमें अभी भी 50% रिटेंशन थी, हमें 100% रिटेंशन गारंटी की गई थी। हमें कहा गया था कि इधर से आपके जो भी सही अखराजात हैं वो आप कार्ड के जरिए कर सकेंगे, बैंकिंग सेक्टर के ईज ऑफ बिजनेस होगा। कोई भी ये चीज नहीं हुई। नॉलेज इकोनॉमी क्या स्किल्स ट्रेनिंग के बगैर की जा सकती है?
आपने जो बजट पिछले साल मुकर्रर किया था उससे भी कम इस साल आपने बजट किया है। आपकी ब्रांडिंग और डेलीगेशन का बजट नहीं है। लिस्ट बहुत लंबी है और हम तो इस बात से मायूस हैं कि कोई 4 चीजें दें तो हम कहें चले कुछ तो मिला, अब बाकी कुछ चीजों के लिए इसरार कर लेते हैं ताकि काम तो चल सके, मगर ये तो लगता है धंधा बंद करने और मुल्क को डुबाने के सिलसिले में है। $3.5 अरब पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। $3.5 अरब पे हमारी राइस एक्सपोर्ट भी खड़ी है, तो हमने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया आईटी एक्सपोर्ट में। $5 अरब की हम बातें कर रहे हैं, हमने $5 अरब का हिंसा छुआ नहीं अब तक, तो $25 अरब तक हम कैसे चले जाएंगे? सर $25 अरब किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप फोकस करें ना तो उसमें आपको एक बहुत जल्द तेज रफ्तारी नजर आ सकती है उस टारगेट की तरफ जी, मगर आपने कम से कम हरूफ तो अलिफ बे तो उसकी फॉलो करनी होती है। आप बच्चों की स्किल्स की ट्रेनिंग की अलाइनमेंट करना शुरू करें, कंपनीज के बाहर डेलीगेशंस लेके जाएं, लोकल कंपनीज को गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रेफरेंस दी जाए। ये आप इकदामात उठाएंगे, उनको फॉरेन एक्सचेंज में जो उन्होंने हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, हम या तो अपने स्टाफिंग को पे करते हैं या हमारे गूगल एप्पल वगैरह में अखराजात होते हैं ताकि हम मार्केटिंग करें और उसके तहत ज्यादा बिजनेस लेके आ सकें। आपने मार्केटिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया है जो बाकी कंपनी सब्सिडीज देती हैं, और हमारी जो सैलरीड क्लास है जिनकी हम सैलरीज बढ़ा रहे हैं क्योंकि मुल्क में अखराजात बढ़े जा रहे हैं, उनके ऊपर और टैक्सेस लगा दिए ताकि अब वो अगर उनकी कोई भी बची कुछ पाकिस्तानियत रह गई थी कि वो इधर रहना चाहते हैं तो अब वो भी सोचें कि हम कहाँ उठा के बैरून मुल्क जाएं। यानी आपको आईटी सेक्टर का फ्यूचर पाकिस्तान में इतना बेहतर नहीं लगता आफ्टर दिस बजट? सर मेरे ख्याल में अगर मैं सही बात करूं तो हर गवर्नमेंट से हमें उम्मीद होती है और हम एंड में मायूस होते हैं और हमारे से चीजें ली ही जा रही हैं, हमें दी नहीं जा रही। मगर अगर मैं कहूं कि सारे बजट्स में से इसमें से सबसे कम दी गई हैं क्योंकि उनके साथ एंगेजमेंट भी थी, सबसे आला सतह पे प्राइम मिनिस्टर तक हमारी बात हो रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर तक बात हो रही थी, हमें और चैनल से भी ये कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि आप बताएं तो कि आपको क्या चाहिए, हम तो आप पे रिलाई कर रहे हैं। तो हम बहुत उम्मीद दे के मायूस करना जो है ना ये एक गुनाह है। तो हमें बताया ये गया कि जी आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी और आप मिला कुछ भी नहीं आप लोगों को मुल्क के लिए। जी सॉरी, मिला कुछ नहीं आपको अली हसन। अब क्या होगा? पाशा क्या करेगी? पाशा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर हम तो पूरी इंडस्ट्री मिलके एहतजाज करेंगे। हम आपके पास भी इसलिए ही आए हैं ताकि आप हम ये क्लियर इंडिकेशन से बता सकें कि हम ना सिर्फ खुश नहीं है पर हम गुस्सा हैं। और हमारा जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मसला है, हम पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करते, हम दुनिया में ऑपरेट करते हैं। हम पिछले 2-3 सालों से यही गवर्नमेंट को समझा रहे हैं कि कंपनीज बाहर ऑफिसेस खोल के पैसे कमा रही हैं। लॉ का के अंदर ये बिल्कुल सही बात है, मगर हम भी पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कि हम वो पैसे वापस ला सकें। इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान की मईशत में हमारा एक्सपोर्ट डबल हो सकता है, मगर वो सहूलात जो बैरून मुल्क हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इधर प्रोवाइड ही नहीं की जा रही। क्यों? वजह क्या है? रोड कौन अटका रहा है? क्या एफबीआर का मसला है? क्या स्टेट बैंक की पॉलिसी आड़े हाथों आ जाती है, या फिर मिनिस्ट्री आपको प्रेफरेंस नहीं दे रही? वजह क्या है? फिर कोई एक पार्टी हो तो हम उंगली उठाएं और कहें कि जी इधर मसला हल करें तो हमारा मसला हल होता है। एक जगह स्टेट बैंक को ये बात नहीं समझ आती कि अगर आईटी इंडस्ट्री के पास $3 बिलियन बाहर पड़े हुए हैं जी, तो हम अगर लेके, इनको लगता है कि अगर हम अलाउ कर देंगे 100% रिटेंशन तो सारे लोग पैसा लेके मुल्क से चले जाएंगे। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि आधा पैसा तो वैसे ही मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, हमें सहूलात दोगे तो हम वो पैसा लेके आएंगे, हम लेके आना चाहते हैं। फिर दूसरी साइड पे अगर आप एफबीआर को देखें तो एफबीआर को लगता है कि पाकिस्तान का हर टैक्स पेयर चोर है। अब इतनी छोटी उनके तो खुद के मुलाजमीन चोर हैं जो टैक्स पे नहीं करते। देखिए अब इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा जी, मगर आप ये देखिए कि इतनी छोटी टैक्स बेस है, आपको टैक्स पेयर्स को तो स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए कि जी हम इतने खुश हैं कि आप टैक्सेस दे रहे हैं, हम लोग अपनी हाईएस्ट सैलरी स्लैब्स के ऊपर 40% टैक्स दे रहे हैं। हमें तो उनको कहना चाहिए कि जी शुक्र है आप असली पाकिस्तानी, आप टैक्स दे रहे हैं, चले हम उन लोगों को जाके पकड़ते हैं जो टैक्सेस नहीं दे रहे। इनका सारा प्लान वही है कि 5% को अंदर पीस दो और उनसे बाकी 90% की कसरत पूरी करो। बहुत शुक्रिया अली हसन, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियल एस्टेट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर सभी इस बजट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि इस बजट के अंदर कोई प्लान सामने नहीं आया, कोई इंप्रेसिव प्लान
जो आपके टैक्स नेट को बढ़ाता वो सामने नहीं आया, कोई रिलीफ सामने नहीं आया, एक्सपोर्ट के हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी सामने नहीं आई, टैक्सों की भरमार तो कर दी है। किस तरीके से मुल्क आगे चलेगा? पहले ही वजीर खजाना ये कह चुके हैं, इशारा दे चुके हैं कि जो टैक्सेस मुमकिन टैक्सेस लग जाए, अब तो लग गए हैं, तो मुल्क का चलना मुश्किल होगा। वाकई में ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि महाई प्रोग्राम में फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आबाद ने इंडिकेशन दे दी है कि वो एहतजाज करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। यही पाशा ने भी कहा है कि हम भी एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हुकूमत का दरवाजा खटखटाएंगे कि बताइए किस तरीके से हम कमाएं और टैक्स दें और आपका टैक्स टारगेट पूरा हो। वाकई में बहुत बड़े सवालिया निशान उठ गए इस बजट पर। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।